सच्चाई और ईमानदारी। चंदू एक प्राइवेट दफ्तर में काम करता था। उसकी बीवी थी छाया और बेटा शंकर। वो एक छोटा और खुशहाल परिवार थे। शंकर डिग्री खत्म कर चुका था और नौकरी की तलाश में था। एक दिन चंदू शंकर से कहता है, तुम्हारी नौकरी का क्या हुआ? कोशिश कर रहा हूँ पिताजी, आशा करता हूँ कि जल्द ही मिल जाए। आज भी एक इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ। बेटा नाश्ता करके जाना। ऐसे करते करते 1 साल बीत जाते हैं। शंकर को कोई नौकरी नहीं मिलती। शंकर मायूस हो जाता है और मन ही मन सोचता है, मेरी पढ़ाई किसी काम की नहीं रही, मुझे अच्छी सी नौकरी ही नहीं मिल रही है। एक दिन चंदू ऑफिस से जल्दी घर आ गया और वो किसी सोच में डूबा हुआ था। क्या बात है जी, क्या सोच रहे हो? आज जल्दी घर आ गए? आज मेरा रिटायरमेंट हो गया, अब मुझे कोई काम नहीं है, मैं घर पर ही रहूंगा। ये सुनकर चंदू की बीवी बैठ जाती है। अब घर का खर्चा कैसे चलेगा? महंगाई तो बढ़ती ही जा रही है। चंपा सोच में डूबी थी कि तभी उसका बेटा आया। माँ, जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। माँ जोर से बर्तन रखती है और कहती है, ले खा ले और सो जा, कोई काम धंधा तो तुझे है नहीं। इतना बड़ा हो गया है, घर की कोई जिम्मेदारी तूने उठाई आज तक? मैं क्या करूँ माँ, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, नौकरी मिलती ही नहीं तो मैं क्या करूँ? और मैं ये जला हुआ नाश्ता नहीं खाऊंगा। तुम कोई नवाबजादे नहीं हो जो तुम्हें तरह तरह के नाश्ते बनाकर खिलाओ। किसी दिन बाजार जाके देखो तो पता चलेगा महंगाई कितनी हो रही है। शंकर गुस्से में बिना नाश्ते किए हुए घर से बाहर चला गया कि अब बिना नौकरी के लौटेगा नहीं। शंकर जा रहा था कि उसकी नजर एक बैग पर पड़ती है। शंकर बैग को उठा लेता है और उस बैग को खोल कर देखता है। उसमें काफी सारा सोना था। कुछ देर के लिए शंकर को लालच तो होता है, लेकिन फिर वो सोच में पड़ जाता है। बैग में पड़े शादी के कार्ड को देखकर शंकर कार्ड देखकर दंग हो जाता है। ये बैग को लेकर वो उस पते तक पहुंचता है जहां उस आदमी की बेटी की शादी हो रही थी। वहां हलचल मची हुई थी। सोना नहीं है, बेटी की शादी करने निकला है, झूठ बोलता है, बैग खो गया या खोने का बहाना कर रहा है, शादी करनी है या नहीं? इतनी देर में शंकर वहां पहुंचता है। ये सही कह रहे हैं, इनका बैग वहां सड़क पर छूट गया था। ये लीजिए आपका बैग। आदमी शंकर के पास दौड़ा दौड़ा आता है और अपने बैग को खोल कर देखता है। आदमी बहुत खुश हो जाता है और वो शंकर का शुक्रिया अदा करता है। बेटा, तुम मेरे लिए फरिश्ते की तरह हो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज तुम नहीं आते तो न जाने क्या हो जाता। मेरी बेटी की शादी रुक जाती, मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाती। इतना सारा सोना कौन छोड़ता है? तुम चाहते तो ये सारा सोना लेकर जा सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुम फरिश्ते हो, फरिश्ते। मेरी माँ कहती है कि मेहनत से कमाए हुए पैसे ही सुकून देते हैं, बाकी पैसा हराम होता है। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? तुम क्या करते हो? मेरा नाम शंकर है, मैं नौकरी की तलाश कर रहा हूँ। आदमी शंकर से कहता है, मेरा नाम ब्रजेश है, कल तुम इस पते पर आ जाना, मेरे दफ्तर में तुम्हारे लिए कुछ काम जरूर निकाल लूंगा मैं। इस तरह से शंकर को नौकरी मिल जाती है। तो देखा बच्चों, सच्चाई और ईमानदारी का फल हमेशा मिलता है। मिठाई के चोर। एक गांव में भीमाराव नाम का मिठाई व्यापारी रहता था। वो गांव में दुकान चलाता था और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। हर दिन सुबह ही वो दुकान पर आ जाता। व्यापार भी अच्छा ही चल रहा था। भीमाराव अपनी दुकान पर आता है, तभी वहां पर एक बब्बू नाम का व्यक्ति भी आता है। इतने में 3-4 लोग दुकान पर आ रहे होते हैं और बब्बू भी उनमें मिल जाता है। हाँ भाई, क्या चाहिए आपको? 1 किलो मिठाई का कितना होगा? 1 किलो मिठाई के 200 रुपए। इतना दाम? ठीक है, दीजिए, कहकर मिठाई लेता है। लेकिन इतने में बब्बू धीरे से थैली में मिठाई डाल लेता है। उसके बाद कहता है, क्या बाबू, 1 किलो मिठाई कितने का? क्या पूछ रहे हो भाई? अभी अभी तो मैंने बताया ना कि 200 रुपए किलो। आपको कोई अलग से रेट थोड़ी ना लगाएंगे। ओहो, ऐसा क्या? मुझे एक आधा किलो मिठाई दो। ठीक है, ये लो, पैसे दो। उसके बाद बब्बू वहां से चला जाता है। भीमाराव सभी को मिठाई देने में व्यस्त होता है। तभी बब्बू धीरे से मिठाई उठाकर वहां से निकल जाता है। लेकिन उसके ऊपर भीमाराव को शक हो जाता है। वो कभी आधा किलो तो कभी पाव मिठाई ही खरीदता है,
लेकिन जब भीमाराव शाम को हिसाब करता है तो हिसाब में मिठाई कम निकलती है। अरे ये क्या, मैं जितनी मिठाई हर रोज बेचता हूँ उतने में कम पैसे क्यों आ रहे हैं? इतने में बब्बू, जो थोड़ी दूर ही दुकान के सामने खड़ा होता है, वहां खड़े हुए वो सोचता है, अरे मिठाई देखने से तो मुंह में पानी आ रहा है, लेकिन अगर कोई और खरीदने नहीं आया तो मैं चोरी नहीं कर पाऊंगा। जब तक 3-4 ग्राहक आकर वहां पर भीड़ जमा ना करें, तब तक चोरी करना बहुत मुश्किल है। अभी कोई और आ जाए तो मैं चोरी करूं। इतने में दुकान पर 3-4 ग्राहक आते हैं। उसके बाद बब्बू भी अपनी थैली लेकर आ जाता है। तब भीमराव कहता है, हाँ भाई, क्या चाहिए तुम्हें? मिठाई कितनी चाहिए? मैं तो कुछ देख रहा हूँ, मुझे मिठाई नहीं चाहिए। तुम हर रोज मेरी दुकान के सामने आकर खड़े हो जाते हो, कभी अकेले दुकान पर नहीं आते हो। जब सब आ जाते हैं तभी आते हो, ऐसा क्यों है? ऐसा तो नहीं है। ऐसा कहते हुए बब्बू वहां से चला जाता है। भीमराव अपने मन में सोचता है, मुझे लगता है दाल में कुछ काला है। ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर ही रहा है, इसकी जांच करनी पड़ेगी। इतने में भीमाराव की दुकान पर एक पुलिस वाला आता है। क्या भीमाराव, आपको कितनी बार कहा है कि दुकान में एक सीसीटीवी कैमरा लगवाइए? एक सीसीटीवी कैमरा 100 पुलिस वालों के बराबर होता है। सीसीटीवी कैमरे से सभी प्रकार की चोरियां पकड़ में आ जाती हैं और चोर आसानी से पकड़े जाते हैं। ठीक है सर, मैं कल ही किसी तरह से कैमरा अरेंज करता हूँ। बस इस बार मुझ पर विश्वास कीजिए सर। ये तुम्हें आखिरी चेतावनी है, अगली बार मैं दुकान को सील करवा दूंगा। जी सर, इस बार माफ कर दीजिए, मैं जल्दी ही लगवा लूंगा। उसके बाद पुलिस वाला वहां से चला जाता है। अगले दिन भीमाराव अपनी दुकान में सीसीटीवी कैमरा लगवा लेता है। सीसीटीवी कैमरा लगवा लिया है, अब देखता हूं वो बब्बू कैसे मेरी मिठाइयां चुराता है। अगले दिन बब्बू हमेशा की तरह दुकान के सामने खड़ा होता है। जैसे ही 3-4 ग्राहक दुकान में आते हैं, वो सीधा उनके साथ मिलकर दुकान में आ जाता है। वो अपनी थैली निकालता है और चोरी करने का बहाना ढूंढने लगता है। तभी उसे भीमाराव कहता है, क्या बाबू, आज भी मिठाई खरीदने के लिए आए हो या देखने के लिए ही आए हो? मिठाई खाने के लिए खरीदने की क्या जरूरत है? यहाँ आकर सूंघने से ही पेट भर जाता है, तो आकर सूंघ लेता हूँ। अभी बातें मत करो, बोलो मिठाई चाहिए या नहीं? नहीं, आज मुझे मिठाई नहीं चाहिए। कहता हुआ भीमाराव थोड़ा हटकर एक तरफ जाकर पुलिस को फोन करता है। सर जल्दी आ जाइए, यहाँ एक चोर है। तुरंत वहां पुलिस आ जाती है। क्या भीमाराव, कहाँ है वो चोर? ये लो साहब, यही चोर है। हर दिन मेरी दुकान में आता है और मिठाइयाँ चोरी करके ले जाता है। यही चोर है, ये तुझे कैसे पता? मैं झूठ नहीं बोल रहा सर, एक बार आप आइए, सीसीटीवी कैमरे में खुद देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तब बब्बू अपने मन में कहता है, ओहो, इस मिठाई के चक्कर में तो अब मेरी पिटाई होने वाली है। उसके बाद पुलिस बब्बू को अरेस्ट कर लेती है। भीमाराव, देखा सीसीटीवी कैमरे का कितना फायदा है? हाँ सर, अब मैं बाकी दुकान वालों को भी बोलूंगा कि सीसीटीवी कैमरे जरूर लगाएं। तो इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें चोरी कभी नहीं करनी चाहिए, हमेशा ईमानदारी से ही अपने सारे काम करने चाहिए, क्योंकि चोर हमेशा पकड़ा ही जाता है। तो आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया। सुंदरनगर नाम का एक छोटा सा गांव था। वो गांव छोटा था पर बहुत खूबसूरत था। वहाँ पहाड़, नदियाँ, झील, झरने, सब कुछ बहुत प्यारा था। इसीलिए उसका नाम सुंदरनगर रखा गया था। वहाँ के लोग गांव की बहुत अच्छे से देखभाल भी करते थे। गांव में गंदगी, कचरा, कूड़ा सब कुछ अच्छे से साफ कर देते थे। और अगर कोई भी कभी कचरा ऐसे ही फेंक देता तो उसे डांट भी लगते थे। ए रामू, अगर हम तुम्हारे घर में ऐसे थूकते तो कैसा लगता? ये गांव भी हमारा घर ही है ना, इसकी सफाई का ध्यान रखना हमारा ही धर्म है। जी काका, गलती हो गई हमसे।
आगे से ऐसा नहीं करेंगे। वहाँ सब लोग अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखते थे, जिससे गांव में बीमारियां भी कम फैलती थीं। पर कुछ दिनों से गांव की नदियों में बहुत सारा कचरा और केमिकल दिखाई दे रहा था। गांव वालों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये कचरा कहाँ से आ रहा है। सारे गांव इसके लिए पंचायत बुलाते हैं। कई दिनों से गांव में बहुत बदबू और कचरा फैलता जा रहा है। हाँ, हमारा इतना छोटा सा और सुंदर सा गांव कौन खराब कर रहा है? ये कोई गांव वाला तो हो नहीं सकता, कोई बाहर का ही लगता है। इसी गांव में साई नाम का एक पढ़ा लिखा लड़का भी रहता था, जो काफी समझदार था। वो आगे आता है और बोलता है, काका, मैंने पता लगाया है, गांव में एक बहुत बड़े सेठ ने जमीन खरीद ली है और उस जमीन पर फैक्ट्री लगाई है, जिसका कचरा और केमिकल हमारे गांव में और नदियों में फेंकता है, जिससे हमारा गांव प्रदूषित हो रहा है। तो साई, तुम्हारे हिसाब से हमें क्या करना चाहिए? वो सेठ ने जमीन खरीद ली है, हमें उसे कुछ भी कह नहीं सकते। काका, मुझे लगता है कि मुझे उसे जाकर एक बार बात करनी चाहिए, शायद वो मेरी बात समझ जाए। सारे गांव वाले साई की बात से सहमत होते हैं और साई उस सेठ से बात करने के लिए जाता है। वो उस सेठ से कहता है, सर, आपने जो फैक्ट्री लगाई है उसका कचरा आप हमारे नदियों में और गांव में फेंक रहे हैं, जिससे हमारा गांव प्रदूषित हो रहा है और हमारे गांव में बदबू भी बहुत ज्यादा फैलती जा रही है। तो सेठ बोलता है, मैंने ये जमीन अपने पैसों से खरीदी है। अगर इतनी ही तकलीफ है बदबू से, तो सब लोग परफ्यूम खरीद लो। आगे से मेरे पास रोते हुए मत आना, समझे? बेचारा साई सेठ को बहुत समझाने की कोशिश करता है, पर सेठ उसकी बात नहीं मानता। आखिर थक कर वो गांव वापस लौटने की सोचता है। वो रास्ते से वापस आ ही रहा था कि उसे एक चोर वहां से भागता हुआ नजर आता है, जिसके हाथ में एक पिंजरा था और उसमें एक सुनहरा तोता था। सुनहरा तोता चिल्लाते हुए कहता है, बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। साई उस चोर को पकड़ता है और उसके हाथ से पिंजरा छीन लेता है और चोर डर के मारे वहां से भाग जाता है। तोता साई से बोलता है, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं एक जादुई सुनहरा पंछी हूँ। मैं तुम्हारी कोई भी एक इच्छा पूरी कर दूंगा। मांगो मांगो। साई तोते से बोलता है, क्या तुम मुझे एक बड़ा सा जादुई परफ्यूम दे सकते हो, जो कभी खत्म ना हो और जिससे बदबू और कचरा दोनों चले जाए? तोता साई से बोलता है, छोटे से कमरे को बना सकता हूँ मैं रूम। ये लो तुम्हारा जादुई परफ्यूम। और साई के सामने एक बड़ा सा जादुई परफ्यूम आ जाता है। जो उसके कहने पे चलता था, वो उसे लेकर गांव में आता है। सारे गांव वाले उसे देखकर कुछ समझ नहीं पाते कि ये चीज आखिर है क्या। तब साई उन्हें बताता है, काका, ये जादुई परफ्यूम है, जिसे छिड़कने से बदबू और कचरा दोनों साफ हो जाते हैं। देखो, मैं अभी दिखाता हूँ आपको। जैसे ही वो जादुई परफ्यूम अपना कमाल दिखाता है, वैसे ही गांव से बदबू और कचरा दूर हो जाते हैं। गांव में फूलों की खुशबू फैल जाती है। सब गांव वाले ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। उनका पूरा गांव पहले से भी ज्यादा सुंदर और खुशबूदार बन जाता है। ये देखकर सब गांव वाले मिलकर उस सेठ को अपने गांव से बाहर निकाल देते हैं और सुंदर नगर गांव के साथ साथ सारे गांव सुंदर बन जाते हैं।